सीखने के लिए इतने उत्साहित हैं। ये खेल जैसे रमण शब्द का मतलब खेल भी होता है, और गुजराती में रमण कहते हैं, खेल के जितने भी पासे होते हैं उनको रमण बोलते हैं। इसमें भी जो पासे बनते हैं वो 8 बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी शक्ल, ये पहले तो यहाँ शक्ल दे रखी बोर्ड पे, ये से ये 8 पासे 8 धातुओं के बनते हैं ये इस प्रकार से। तो ये षटकोणी होते हैं, बीच में एक छेद होता है जिसमें आर पार 4-4 में एक गुत्थी रहते हैं, और इतनी ढीलते किधर भी घूम जाते हैं। ये इनको हमेशा ऐसे जोड़ी में रख करके प्रेषक करते हैं रमलज्ञ के सामने, और इस प्रकार से फिर ये आकृतियां बनती है। इसमें खड़े क्रम में जो बिंदु है, देख लो आप, खड़े क्रम में जो बिंदु है उस बिंदु का महत्व है, आड़े क्रम में बिंदु का कोई महत्व नहीं है। यदि आड़े क्रम में बिंदु है, जिसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और खड़े को वर्टिकल बोलते हैं, तो वर्टिकल यदि बिंदु है तो उसकी कीमत है। यदि हॉरिजॉन्टल आड़े क्रम में यदि बिंदु है, जैसे उसमें देखो आड़े क्रम में, तो ये नीचे देखो लाइन बनी हुई है, तो इस लाइन की कोई कीमत नहीं है। बिंदु के स्थान की कीमत है, बिंदु इस वक्त कहाँ पर है। यदि बिंदु पर से आपकी दृष्टि हट गई तो आपका पूरा कथन गलत हो जाएगा। रमल ज्योतिष में चाहते हैं कि आपके स्वयं के लिए भी उपयोगी है कि आज से कितने लोग मिलने को आएंगे, किस प्रकार से लोग मिलेंगे, पूरा दिन कैसे गुजरेगा, ये आप स्वयं सुबह उठ करके पासे डाल करके ज्ञान कर सकते हैं। तो ये सिर्फ परमार्थ ही नहीं है, स्वार्थ भी है इसमें। आप अपने स्वार्थ सिद्ध करते सुबह उठिए, हाथ मुंह धोइए, पूजा पाठ करिए, पासे डालिए, और ये मालूम कर लीजिए कि आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा, बुरा गुजरेगा, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब मालूम कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हैं और अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। आपके स्वयं के लिए काफी उपयोगी है ये। मैं सभी उपस्थित सज्जनों से छोटा सा निवेदन करना चाहता, ग्रहण कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो, उसे व्यवधान किसी प्रकार ना आए और आप ठीक प्रकार से समझ सके और मैं ठीक प्रकार से आप लोगों को समझा सकूं। यदि मैंने जो समझाया वो आपने ठीक से नहीं समझे, बिंदु की गलती हो गई तो पूरा कथन गलत हो जाएगा, शास्त्र पूरा गलत हो जाएगा। तो जिसको जैसा स्थान चाहिए पहले स्थान ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। अब इसकी तुलना में ये हमेशा इसका क्रम दाहिने से बाएं की तरफ चलता है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, उसके बाद 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, उसके नीचे आएगा 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर, 12वां घर, उसके नीचे आएगा 13 और 14, उसके नीचे आएगा 15 और 16। इस प्रकार से ये कुंडली बनती है। आपको यदि दिक्कत हो तो बना के बता देता हूँ। वैदिक ज्योतिष में जो कुंडली बनती है आप सभी जानते हैं, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर भारत में जो कुंडली बनाई जाती है वो इस प्रकार बनाई जाती है। उसमें लग्न का स्थान निश्चित है, यहाँ लग्न लिखा रहता है और लग्न उस वक्त किस राशि का वो राशि यहाँ लिख दी जाती है, चाहे मिथुन की हो, कर्क की हो, वृषभ का, कुटुंब की किसी हो, वो अंक यहाँ लिख जाता है। तो इस क्रम से उसको आगे बढ़ाया जाता है। मान लो धनु लग्न की आकृति है, यहाँ पर धनु लग्न पर लग्न है, ये 9 हो गया, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से बनती है। दक्षिण भारत में जो कुंडली बनती है उसकी आकृति अलग प्रकार की होती है। इसमें राशि निश्चित रहती है। ये जैसे ये मेष राशि होगी, ये वृषभ होगी, ये मिथुन होगी, ये कर्क होगी, ये सिंह होगी, ये कन्या होगी, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, मकर और ये ऊपर ये कुंभ आ जाएगा। इस प्रकार से बनती कुंडली। तो इसमें राशियां निश्चित रहती है। जिस लग्न का जो राशि होगी वहां ल लिख दिया जाएगा, ल ऐसा ल लिख दिया जाएगा। तो ये दक्षिण भारत की है। और शकुन पंक्ति की जो आकृति बनेगी ये पार्श्व के आधार पर आएंगे, पार्श्व के आधार नीचे कुंडली बनेगी। बिंदु है तो बिंदु रहेगा, यदि आड़े क्रम में बिंदु है तो रेखा मान ली जाएगी, और खड़े क्रम में है तो ये खड़े क्रम में से लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से इनकी आकृतियां बनती है। अब प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, ये 4 पंक्तियां हुई। ये अग्नि का कहलाएगा, ये वायु कहलाएगा, ये जल कहलाएगा,
और ये पृथ्वी कहलाएगा। ये वैदिक, ये रमण ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा फर्क है। वैदिक ज्योतिष में पहला अग्नि तत्व, दूसरा वायु तत्व, तीसरा पृथ्वी तत्व और नीचे का जल तत्व। ये फर्क क्यों है थोड़ा समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को निकाल कर ऊपर लाए थे, इसलिए पृथ्वी ऊपर हो गया, जल नीचे हो गया। रमण ज्योतिष वालों का ये मानना है कि हम जब आंखों से देखते हैं तो जल ऊपर दिखता है, पृथ्वी नीचे दिखती है, इसलिए सबको रमण ज्योतिष में पहले जल आता है, फिर नीचे पृथ्वी आता है। और ऊपर सूर्य तत्व है, इसलिए सबसे ऊपर अग्नि तत्व, उसके नीचे हवा बहती रहती है तो वायु तत्व। इसको इस प्रकार से समझे आप तो आपको चारों आकृतियां समझ में आ जाएगी। फिर इसमें मित्र शत्रु होता है। इसमें हमेशा तीसरे क्रम का शत्रु होता है। जैसे अग्नि तत्व है और यहाँ जल तत्व है, तो अग्नि का तत्व शत्रु कौन हुआ? जल हुआ, क्योंकि जल उसको बुझा देती है। उसके बाद में वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, तो वायु और ये शत्रु क्यों हुए? क्योंकि वायु जो है पृथ्वी की उड़ा करके ले जाती है, इसलिए उसका शत्रु हुआ। इस प्रकार तीसरा हमेशा शत्रु रहेगा। अग्नि का शत्रु हुआ जल, वायु का शत्रु हुआ पृथ्वी, और पृथ्वी का शत्रु हुआ फिर वायु। ये इस प्रकार से काम, उसको यदि आप चाहते इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका गोला बना लीजिए, ये अग्नि, ये वायु, ये जल और ये पृथ्वी। ये तीसरा ये रहा, इसका तीसरा ये हुआ, इसका तीसरा ये हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कौन शत्रु कौन मित्र है। तो तीसरा मित्र, ये पास का जो है ये सब मित्र कहलाएगा। अग्नि का मित्र कौन है? वायु, कि वायु उसको अग्नि को फैला देती है। वायु का कौन हुआ? पृथ्वी। ये वायु का हुआ जल, कि वायु जल के ऊपर से वाष्प बन के चलता है, ये उसका मित्र हो गया। जल का पृथ्वी है, कि पृथ्वी के ऊपर जल टिका हुआ है। पृथ्वी का फिर अग्नि आ गया, तो फिर अग्नि जो है पृथ्वी के ऊपर जल सकती है। इस प्रकार से पास का जो है मित्र कहलाएगा, तीसरा जो है शत्रु कहलाएगा। आगे समझ इतना, इसमें किसी कोई शंका पूछ लीजिए अभी। जिस प्रकार एक मानव शरीर से तुलना करके देख लीजिए। सबसे ऊपर हमारा सिर होता है, ये अग्नि तत्व है। उसके नीचे ये धड़ है, यहाँ हम सांस लेते, ये वायु तत्व हो गया। उसके नीचे पेट है, इसमें जल भरा हुआ, और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये चार तत्व है और ये चार आकृतियां बनती है। चार, फिर इनके नाम, जैसे इसको आपने सिर कह दिया। यदि चारों हम नहीं है तब व्यक्ति नहीं है। यदि मेरा सिर नहीं है, खाली धड़ है, तो व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा। खाली पेट है, सिर है, पैर है, तो वेद का नहीं है तो मैं आपके लिए। ऐसा इसमें भी यदि एक भी नहीं है, तीन है सर, तो आकृति नहीं कहलाएगी जब तक ये चारों नहीं हो, चाहे बिंदु हो, चाहे रेखा हो, चाहे नहीं हो। तो जब तक ये चारों नहीं होंगे तब तक ये आकृति नहीं कहलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे उसे बिंदु चाहे रेखा हो, चारों जगह बराबर होना चाहिए। इसका क्रम हमेशा दाहिने से बाएं की तरफ चलता है, दाहिने से बाएं, और बाकी दूसरे में अलग चलती है। तो इस प्रकार से आकृतियों के नाम है। अब आकृतियों के नाम, उनके तत्व क्या है, उनके गुण क्या है, उनके ग्रह क्या है, उनको क्या है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर बताओ। वैदिक ज्योतिष में भी प्रश्न मार्ग है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों हुई? वैदिक ज्योतिष में यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको लग्न देखना पड़ेगा। लग्न देखने के लिए आपको समय सूचक यंत्र चाहिए। समय सूचक यंत्र के लिए घड़ी चाहिए। घड़ी भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से मिली हुई रहती है, और जबकि आप उज्जैन में, तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम फर्क आएगा, तो लग्न फर्क हो जाएगा। तो आपको यहाँ का अक्षांश देशांतर चाहिए। उसके बाद में पंचांग चाहिए आपको। इस प्रकार कौन सा ग्रह किस अंक के साथ में, किस राशि के साथ में, तो पंचांग की जरूरत लगेगी। तो लेकिन रमन कुंडली में इसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 8 पासे यदि आपके पास है तो आपको न पंचांग की जरूरत है, न घड़ी की जरूरत है, न अक्षांश देशांतर की जरूरत है। इतना समझ में आया? आगे बताऊं मैं आप चाहे। अब हमारे विदेशियों के आक्रमण के पूर्व 374 प्रकार की पंक्तियां थी, यानी 16 आकृतियों के जो क्रम है उस क्रम को पंक्ति बोलते हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं। तो पहले 374 प्रकार थी, लेकिन अब ढूंढने पर सिर्फ 7 प्रकार की मिल पाई है। उसमें 4 प्रकार की आकृतियों का कैसे निर्माण होता है, उसका क्या उपयोग है, और किस प्रकार से उपयोग यदि उपलब्ध है। बाकी 3 का उपयोग किस प्रकार से करना ये उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ 4 पे ही प्रकाश डालूंगा, और 4 ही आपको समझना है। इसमें उत्तर देने के 3 प्रकार है। एक है
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, दूसरा है बिंदु गति के अनुसार, और तीसरा जो पहले रामशाला का प्रश्नावली जैसे ऐसे प्रश्न लेकर आई वो है, उसको दानियाल बोलते हैं। और दानियाल ने इसका अनुसंधान किया था, उसने सबसे पहले लाया था, इसलिए उसका नाम दानियाल हो गया। यानी प्रश्न पहले से लिखा, उत्तर पहले से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए और उसका उत्तर दे दीजिए। वो एक प्रकार का जैसे रामायण में लिखा प्रश्नशाला का कुंडली वैसा है, उसमें वो सब प्रश्नकर्ता कितना सही निकलता, कितना निकल देता है, ये सब आप लोगों के अनुभव के ऊपर आधारित है, उसको कोई ध्यान नहीं करे। अब इसमें दो पंक्ति, दो विद्याएं जो है, एक वैदिक ज्योतिष के अनुसार और एक बिंदु गति के अनुसार। बिंदु गति कठिन जरूर है, उसमें गलतियां ज्यादा होती, लेकिन जो उसका उत्तर जो है ज्यादा सटीक निकलता है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान चुका और बिंदु के जगह गलत हुई तो आपका पूरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा अंतर हो है, हमारे वैदिक ज्योतिष में हर राशि के 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसमें रमल ज्योतिष में या तो 2 नक्षत्र या 3 नक्षत्र है, वहां चरण भेद नहीं है। चरण भेद नहीं होने की वजह से इसे महादशा, अंतरदशा, पत्यंदशा, प्राणदशा नहीं निकलती। इसमें सिर्फ महादशा और अंतरदशा ही निकलती, बाकी आगे नहीं निकलती। वो नक्षत्र हिसाब से नहीं मिलेगा, बाकी जो उनके स्थान के हिसाब से मिलेगा कि इसके इस वक्त क्या चल रहा है। फिर दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो 3 प्रकार की कुंडली बनती है वैदिक ज्योतिष में, एक जन्म कुंडली बनती है, एक प्रश्न कुंडली बनती है, एक वर्ष कुंडली बनती है। लेकिन रमल ज्योतिष में जन्म कुंडली नहीं बनती, सिर्फ प्रश्न कुंडली बनेगी, ये वर्ष कुंडली बनेगी। वर्ष कुंडली में थोड़ा सा फर्क और समझ लीजिए। वैदिक ज्योतिष से वर्ष कुंडली आपको जिसके जन्म तारीख होगी कहीं भी जाके बनवा सकता है। रमल ज्योतिष में वर्ष कुंडली उसी की बनेगी जो पास से फेंकेगा, और वो भी उसी जिस दिन उसका जन्मदिन होगा उस दिन पास से फेंक करके वर्ष कुंडली बनती है, और उसी प्रकार से वर्षेश निकालने की अलग से रीति है। इसमें थोड़ा सा फर्क और है, वैदिक ज्योतिष में महीना या चंद्रमास मानते हैं, अमावस से लेकर के वापिस अमावस तक, और या फिर अंग्रेजी महीने के साथ मानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें जिस दिन सूर्य अपने राशि परिवर्तन क्या होता है उसको एक महीना मानते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारे चांद्रमास में तिथि गड़बड़ होती है, इसमें कोई तिथि गड़बड़ नहीं होती। वैदिक ज्योतिष में अधिक मास की मान्यता है, इसमें रमल ज्योतिष अधिक मास की कोई मान्यता नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़े से फर्क है इसमें फर्क थोड़ा समझ लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें कुंडली के जो 12 घर है वो 12 महीने हैं। तो पहला लग्न जो आएगा वो आएगा मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य धनु से मकर जाता है। उसके बाद दूसरा घर आएगा जब मकर से कुंभ में जाएगा, तीसरा घर जब कुंभ से मीन में जाएगा। इस प्रकार से 12 घर होते हैं और ये 12 महीने होते हैं। इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अधिक मास नहीं है, कोई तिथि का गड़बड़ नहीं है। इनकी तिथियां निश्चित है, 12 आकृतियों की 16 आकृतियों की 16 आकृतियां हैं। उसमें 15 तो तिथि हो गई, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, और पूर्णिमा या अमावस्या, इस प्रकार से 16 हो जाती है। तो इनके ये ग्रह हैं, इनको समझाना मैंने किताब में लिख रखा है, यदि आप चाहें तो उसकी नकल कर सकते हैं। ये धड़ा है। फिर उसके बाद में आता है इसमें त्रिकोण पद्धति। त्रिकोण पद्धति में वैदिक ज्योतिष में 4 त्रिकोण मानते हैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। इसमें 263 प्रकार की त्रिकोण है वैदिक रमल ज्योतिष में। तो 263 प्रकार के त्रिकोण का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका है। उसमें भी यदि थोड़ी सी दिशा की गलती होगी तो पूरा आपका फल कथन गलत हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जितना आप ध्यान रखेंगे, जितना आप हल्ले गुले से दूर रहेंगे, उतना आपका प्रश्न का उत्तर सही निकलेगा। दूसरा इसमें एक चीज और है कि प्रश्नकर्ता जो आता है हमेशा उलझा हुआ रहता है और ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका उसको कोई संबंध नहीं। आप अपने लड़की की शादी करना चाहते हैं, रविंद्र के पास गए, आपने पासे डाले, ऐसा मेरी लड़के की शादी कब होगी, लड़की की शादी, पर वो तो शादी करना ही नहीं चाहते, तो जो उत्तर आएगा वो गलत निकलेगा। सवाल ये है कि हमें वो प्रश्न पूछना चाहिए जो सटीक हो, जिसका कोई मतलब हो। आम तरीके चुनाव के टाइम में साहब भाजपा जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, कौन सी जीतेगी, आपको क्या लेने देना उससे, तो ये प्रश्न का उत्तर गलत निकलेगा। ये कहो कि मैं इस पार्टी से खड़ा हुआ हूं, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसका उत्तर सही निकलेगा, जनरल नहीं निकलेगा।
लड़की शादी लायक है नहीं, लड़का शादी लायक है नहीं, अभी उसकी उम्र 10-11 साल की है, तो साहब इसकी शादी कब होगी? ये प्रश्न गलत है और बेतुकान थे। इसी प्रकार यहाँ आप लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग बीए होंगे, कोई ग्रेजुएट होंगे, कोई एमए होंगी, परीक्षा दी नहीं, जैसा हम कौन से डिवीजन पास होगा, तो वो भी गलत निकलेगा। ये परीक्षा तो दो, तब तो पूछा ये कौन से डिवीजन पास होंगे। ये इस प्रकार का होता है। फिर होता है धंधे का। पहले जमाने में जब ये शास्त्र देखा गया था, 4 प्रकार देते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी नहीं थे। अब आजकल इनकी इतने हो गए, और खास करके कंप्यूटर युग में उसकी कोई गिनती नहीं है। यदि पूछे साहब मैं कौन सी विद्या पढ़ूंगा, कौन सा शास्त्र पढ़ूंगा, किसी मेरे नौकरी मिलेगी, ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो गलत निकलेगा। प्रश्नकर्ता ने ये कहना चाहिए कि मैं सर कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, वो सही उत्तर निकलेगा। मैं धंधा करने, नौकरी करना चाहता हूँ, नहीं मेरे को नौकरी नहीं करना, मैं तो धंधा करूंगा, तो ये कहेगा कि मेरे को धंधा उपयुक्त है, ये नौकरी उपयुक्त है, तो उस प्रकार से उसका उत्तर सही निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आम तरीके पर जितने भी प्रश्न है वो ज्ञाने भाव से, हमारी इच्छा क्या है, इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, वो उसे आगम निगम इसके ऊपर निर्भर है। तो इसमें 4 प्रकार हो। एक आगम होता है, आगम मतलब आना, प्राप्त होना, कहीं जाके से मिलना, ये इसका कहलाता आगम। यदि लड़के की शादी है तो उसमें आगम देखना पड़ेगा, क्योंकि बहू हमारे घर में आती है, इसलिए उसमें आगम देखना पड़ेगा। उसका आता है निर्गम। निर्गम का होता है जाना, उर्दू में इसको कहते हैं खारी। आपके लड़के की शादी, लड़की की शादी है तो निर्गम कहलाएगा, उसको निर्गम देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप घर से विदा हुई है। उसके बाद में स्थिर, आपने बैंक में पैसा जमा किया, वो स्थिर है, नमाज निकल सकता है, आ रहा है, जमा रहा है, तो ये हो जाएगा स्थिर। और फिर चौथा होता है द्विस्वभाव, आता भी जाता भी। आप दुकान के ऊपर बैठे हो, ग्राहक पैसा दे भी रहा है, आप उससे खर्च भी कर रहे हो, तो ग्राहक पैसा दे रहा है, आना जाना दोनों चल रहा है, आमदनी हो भी रही, खर्च हो भी रहा है, तो ये कहलाते हैं द्विस्वभाव। ये 4 प्रकार की आकृतियां होती है, आगम, निर्गम, स्थिर और द्विस्वभाव। फिर उसका बाद शुभ और अशुभ, इस ये होता है। शुभ कौन सा है, अशुभ कौन सा है, द्विस्वभाव कौन सा है, यही रमल वैदिक ज्योतिष में भी है, ये इसमें भी है। रमल ज्योतिष में राशियों के हिसाब से चर स्थित द्विस्वभाव, मेष वृषभ मिथुन चर स्थित द्विस्वभाव, कर्क सिंह कन्या चर स्थित द्विस्वभाव, तुला वृश्चिक धन चर स्थित द्विस्वभाव, धन मकर कुंभ मीन मेष, ये चर स्थित द्विस्वभाव। पहला चर हुआ, दूसरा स्थिर हुआ। ऐसे ही रमल में भी है। रमल में पहली आकृति है चर, दूसरी आकृति होगी बिंदु की, वो जो होगा वो किस प्रकार से वो मैं समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में ये एक किताब है जिसमें आकृतियां दी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर बिंदु है, ये अग्नि तत्व के बिंदु है, तो ये आकृति अग्नि तत्व कहलाएगी। इसका नाम है उर्दू में लहियान और संस्कृत में है इसका नाम वाग्मी। संस्कृत में इसका नाम है वाग्मी, उर्दू में इसका नाम है लहियान। तो ये अग्नि तत्व की आकृति है, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व के जो बिंदु है, बाकी नीचे रेखाएं। फिर अग्नि तत्व का बिंदु है, तो राशि इसकी क्या होगी, ये राशि इसकी लिखी हुई नीचे, इसकी धनु की क्या राशि होगी, गुरु। गुरु इसका स्वामी हो गया, तो ये उसका गुरु हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि वैदिक ज्योतिष में राहु केतु के लिए कोई राशि नहीं है, और सूर्य चंद्र की सिर्फ एक राशि है। सूर्य की सिंह राशि, चंद्र की कर्क राशि, और राहु और केतु कोई राशि नहीं है। लेकिन रमल ज्योतिष में राहु और केतु को भी एक आकृति दी हुई है, और सूर्य चंद्र की 2-2 आकृतियां हैं, बाकी सभी ग्रहों की 2-2 आकृतियां हैं। थोड़ी अलग अलग और बताऊंगा आपको कि वैदिक ज्योतिष में हमेशा राहु, केतु, शनि और मंगल ये क्रूर ग्रह माने गए हैं, अशुभ ग्रह माने गए, यही इसमें भी माने गए हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि सूर्य को वैदिक ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना है, और इसमें उसको शुभ ग्रह माना है, उसको अशुभ नहीं माना। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह के 2-2 राशियां हैं, उसी प्रकार रमल कुंडली में भी एक एक ग्रह की एक आकृति की एक ग्रह की 2-2 आकृतियां हैं। उससे आकृति को समझना पड़ेगा। जैसे पहला घर गुरु का है, गुरु की पहले घर की लहियान है, लहियान जो है धनु राशि की है। इस प्रकार दूसरी मीन राशि की, दूसरी अलग राशि, वहां आपको समझना पड़ेगा उसका अलग प्रभाव है। दूसरा इनका दृष्टि का है।
दृष्टि में वैदिक ज्योतिष में दृष्टि निश्चित है, जैसे गुरु की दृष्टि निश्चित है कि 5-8 लग्न, पंचम और नवम भाव निश्चित है। इसमें रमण ज्योतिष में क्या है कि आकृति जहाँ होगी उस हिसाब से उसका प्रभाव होगा। यानी गुरु शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अशुभ आकृति में जाकर के बैठ दिया, अब आप जैसे मैं बताऊं आपको, आप अपने मित्र के घर गए, आपका स्वागत होगा, शत्रु घर पे आप दुख करे जाओगे। इस प्रकार यदि किसी कोई आकृति अपने शत्रु घर में जाकर के बैठी है तो शुभ होते हुए अशुभ प्रभाव देगी हो, तो मित्र घर जाओ ठीक, उसका प्रभाव अच्छा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप इसमें। दूसरा एक अंतर और आता है वैदिक ज्योतिष में, जैसे गुरु यदि लग्न में आ गया तो बाकी 11 भाव में गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के साथ में सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी होता है, मंगल भी होता है। तो एक घर में एक से अधिक ग्रह हो सकते हैं, लेकिन ग्रह की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका ठीक उल्टा रमल में है। रमल में क्या है, एक घर में 2 आकृतियां नहीं हो सकती, लेकिन एक आकृति एक को छोड़कर कई ग्रहों में हो सकती है, वो वहां उस प्रकार से प्रभाव देगा। हमारे इसमें रमल जो वैदिक ज्योतिष में 3 उसके भेद है, एक है केंद्र घर, दूसरा है पणफर और तीसरा है पुतलिंग। केंद्र घर 1, 4, 7, 10, पणफर उसके बाद है और उसके बाद है पणफर। यदि केंद्र घर की आकृति पणफर में तो मित्र है, और अपुतलिंग में गया है तो शत्रु करती है, वो अशुभ ग्रह होगा। ऐसा इसमें भी है। इसमें केंद्र, पणफर और अपुतलिंग शकुन पंक्ति के हिसाब से होता है। उसमें भी 1, 4, 7, 10 है। शकुन पंक्ति में जो पहले घर में, 7वें घर में, 10वें घर में जो आकृतियां होगी वो केंद्र की आकृतियां कहलाएंगी। वो केंद्र की आकृतियां कहते हैं, पणफर को होगा उसी प्रकार से उनका प्रभाव होगा। इसका थोड़ा ध्यान रख लीजिए होगा। तो ये शकुन पंक्ति, शकुन पंक्ति इसके मूल में है, यानी जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई गणित नहीं है, बाकी का तो गणित है, बता दूंगा मैं आपको। तो जैसे ये बताना शुरू करता हूं मैं आपको। ये आकृति है पहली, शकुन पंक्ति की पहली आकृति। इसमें ऊपर बिंदु है, नीचे 3 रेखाएं हैं। उसके बाद में ये दूसरी आएगी, इसको कहता है अरबी भाषा में कब्जुल दाखिल। इसका नाम है कब्जुल दाखिल, तो संस्कृत नाम है इसका तीक्ष्णांशु। तो ये आपको याद तो नहीं कर सकता, इसको आप मेरे से कॉपी कर लीजिए, इसका फोटो उतार लीजिए, घर में बैठ करके इसको याद करिए। चाहे जिसमें आपको याद करना हो याद करिए, चाहे संस्कृत याद करो, उर्दू में याद करो। लेकिन मेरे को उर्दू इसलिए सही लगी कि दाखिल और खारिज 2 शब्द ऐसे आ गए हमारी जबान पर आ गए। दाखिल में तो आ गया, हमारी कक्षा में दाखिल हो गया, और चला गया तो खारिज हो गया। तो ये दाखिल खारिज जल्दी याद हो जाती है। तो 3 आकृतियां दाखिल की है, 3 आकृतियां खारिज की है, तो 6 आकृति ये याद हो गई। 2 बुध की है, बुध की आकृति नपुंसक है। नपुंसक का अर्थ सिर्फ हिजड़ा नहीं होता, नपुंसक का अर्थ ये होता है महिलाएं बुरा न माने, जिसपे काम वासना जागृत नहीं हुई वो नपुंसक है, चाहे उसमें कुछ भी रही हो तो उसको हम नपुंसक मानते हैं। तो बुध की आकृति यहाँ भी होगी वो नपुंसक कहलाएगा। और बाकी शुभ अशुभ मैंने आपको बता दिया, ये मंगल, शनि, राहु और केतु अशुभ है। बुध जो है नपुंसक है, बाकी के सब शुभ है। शुभ में भी जैसे गुरु है वो पुरुष आकृति है, चंद्र है वो स्त्री आकृति है, शुक्र स्त्री आकृति है। इस प्रकार से इन आकृतियों का भेद आपको समझना होगा। इसके बाद में तीसरी आकृति है ये कब्जुल खारिज। खारिज का मतलब ये है कि बिंदु ऊपर है, इसके ऊपर कोई रेखा नहीं है। खारिज मतलब जाना, निर्गम, खर्च होना। लड़की की शादी है तो ये आकृति होगी, पैसा आपका खर्च हो गया शादी में तो ये आकृति हो जाएगी, शुभ कार्य में खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार से ये चौथी आकृति इसका है कब्जुल खारिज। खारिज का मतलब ये है कि बिंदु पर जा सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। और आगम जो लिखा था पहली आकृति मैंने आगम लिखा था, मतलब वो भीतर घुस सकती है, बाहर नहीं जा सकती, बाहर उसमें जाके ऊपर रेखा बनी हुई है। तो ये आगम और निर्गम का फर्क समझ लीजिए। इसमें अग्नि तत्व के जो बिंदु है और पृथ्वी तत्व की रेखा है तो वो कहलाएगी निर्गम। पृथ्वी तक रेखा होने के बाद पृथ्वी तक नीचे नहीं उतर सका, वो बिंदु नीचे नहीं उतर पाएगा, लेकिन ऊपर कहीं भी जा सकता है, इसलिए वो हो गया निर्गम। और आगम में क्या है, नीचे रेखा है, नीचे बिंदु है, ऊपर अग्नि तत्व की जगह रेखा है, मतलब वहां से जा नहीं सकता, अग्नि तत्व ऊपर नहीं जा सकता, ये दाखिल हो गया।
एंड तुमको आने की परमिशन तो है, जाने की परमिशन नहीं है, ये दाखिल हो गया। फिर अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों जगह यदि लिखा है तो न तो आप ऊपर जा सकते हो न नीचे आ सकते हो, तो स्थिर हो गई, वो स्थिर आकृति। जैसे बैंक में डिपॉजिट है कि एफडी कर दिया तो वो स्थिर आकृति कहलाती है। और यदि ऊपर भी बिंदु है नीचे भी बिंदु है, वो द्विस्वभाव की कहलाएगी। यानी खर्च भी होगा, आमदनी भी होती रहेगी, दोनों प्रकार से जाएंगे। ये चार फर्क हो गए। ये चार फर्क यदि आप समझ लेंगे तो आपका फल का तंत्र सही निकलेगा। उसके बाद में अगली आकृति आती है, ये जमात कहलाती है। जमात में कोई बिंदु नहीं है, चारों रेखाएं रेखाएं, तो ये बुध की आकृति है, देह शुभ है। और इसको संस्कृत में इसका नाम है सौम्य। संस्कृत में याद करना तो सौम्य कहलाएगा, उर्दू भाषा में याद करना ये जमात कहलाता है। ये बुध की आकृति है। उसके बाद अगली आकृति आएगी पांचवी। संस्कृत में इसमें इसको दत्यार्थी बोलते हैं और नीचे फराह बोलते हैं। इसमें ऊपर दो बिंदु रहती हैं और नीचे रेखा फिर बिंदु आ जाता है। इसी ऊपर अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व दोनों जगह बिंदु है, तो ये आकृति क्या कहलाएगी? द्विस्वभाव। ऊपर नीचे दोनों जगह जाती है, इसे द्विस्वभाव आकृति कहलाएगी। इसका स्वामी जो है शुक्र है, वृषभ राशि इसकी, शुक्र इसका नक्षत्र है। जैसा मैं पहले आपको बताया था कि रमल ज्योतिष में राशि में या तो दो नक्षत्र होते हैं या तीन होते हैं, इसमें चरण भेद नहीं है। जैसा हमारे वैदिक में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 2.25 नक्षत्र का एक राशि होती है। इसमें एक राशि या तो 2 की होगी या 3 की होगी, इसलिए इसमें महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हो गई फरा। अब इसको आप देखेंगे, ऊपर भी बिंदु है, अग्नि तत्व बिंदु है, नीचे भी बिंदु है, तो ये हो गया द्विस्वभाव। दोनों जगह, कहीं ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसका नाम है फरा। और ये नीचे लिखा शुभ, ये शुभ आकृति है। क्यों कि ये शुक्र की आकृति है, इसलिए शुभ हुई है। अब ये दूसरी आकृति है। इसमें भी उखला, इसका उर्दू में नाम है उखला और नीचे है इसका संस्कृत नाम है मंदक। और इसका स्वामी है शनि। शनि अशुभ है, ये अशुभ आकृति है ये। और ये द्विस्वभाव, ऊपर बिंदु है, नहीं हाँ ऊपर बिंदु है नीचे बिंदु है, ये द्विस्वभाव हो गई। यानी बिंदु जा भी सकता आ भी सकता है, वो बीच में दो रखाए हैं, तो ये हो गया आकृति का। तो उसके बाद में इसमें सिर्फ नीचे बिंदु है, ऊपर सब रेखाएं हैं, तो इसमें आगम, ये आगम कहलाएगी क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, इसलिए ये आगम कहलाएगी। और शनि की आकृति इसलिए अशुभ कहलाएगी। तो इसका नाम है, उर्दू में नाम है इसका अंकिश और संस्कृत में नाम है इसका सौरी। ये संस्कृत में आपको याद करिएगा दे। और ये अशुभ आकृति है क्योंकि इसका स्वामी शनि है। और इसकी राशि है मकर। और मकर के 2 नक्षत्र हैं, श्रवण और धनिष्ठा। बाकी 2.25 नक्षत्र नहीं, और तीसरा नक्षत्र नहीं है, ये इसके नक्षत्र हो गए। उसके बाद में शनि हो गए। 8वीं आकृति आएगी उम्रा में, एक वायु तत्व की जगह बिंदु है, बाकी सब रेखाएं हैं, तो ये कहलाएगी स्थिर आकृति। यानी न बिंदु ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता, तो ये हो गई स्थिर आकृति उम्रा। अब एक छोटा सा और बता दो याद करने के लिए, यदि प्रश्न कुंडली है बनाई किसी ने आपने और वहां कहीं ये आकृति है, तो मान करके चलो उसमें कहीं न कहीं दुर्घटना होने वाली है उस पीरियड में। ये उसका प्रभाव है। एक संक्षिप्त बता दिया, बाकी गुणधर बताऊंगा तब और बताऊंगा। तो तत्काल के लिए आपको याद करने के लिए था, यदि किसी की प्रश्न कुंडली आपने बनाई और वहां यदि आकृति है, मान करके चलो वो कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है। तो ये आया समझ में हुमरा। संस्कृत में नाम है इसका लोहित और इसका स्वामी है मेष मंगल। तो ये अशुभ आकृति हो गई। हमारे शनि मंगल को अशुभ मानते, अशुभ आकृति हो गई। उसके बाद में ये आ गया ब्याज। इसका स्वामी चंद्र है, कर्क राशि है और ये भी स्थिर प्रकार की है क्योंकि बिंदु ने ऊपर जा सकता नीचे जा सकता। ये हो गया, ये संस्कृत हो गया। इसके 2 नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य, बाकी दूसरा नक्षत्र नहीं इसका तीसरा। उसके बाद में अगली आकृति है नक्षत्र खारिज। खारिज का मतलब मैंने आपको बता दिया, खारिज का मतलब खर्च होना,
जाना, ये खारिज कहलाता है। जैसे आपको कहीं जाना है और ये खारिज आकृति है तो ठीक है, और यदि वह खारिज आकृति नहीं है, दाखिल आकृति है, तो आप मान कर चलोगे आप जा नहीं सकते। तो ये इसका खारिज का अर्थ ये होता है, कहीं जाना हो, कुछ खारिज करना हो, इस प्रकार का ये खारिज का है। उसके बाद में इसका संस्कृत नाम है उष्णगु, इसके राशि सिंह है और स्वामी इसका सूर्य है। तो सूर्य वैदिक ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना है, इसे शुभ ग्रह माना है, इसलिए ये आकृति शुभ ग्रह की हो गई। इसमें 2 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र इसमें, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे 3 नक्षत्र हो गए इसके। उसके बाद में नक्षत्र दाखिल, इसके संस्कृत में सौरी नाम दिया हुआ है, इसकी राशि धनु है और स्वामी इसका गुरु हो गया। इसके नक्षत्र हैं उत्तरा भाद्रपदा, रेवती और विशाखा, इसके 3 नक्षत्र हो गए। क्योंकि इसलिए हुआ कि इसमें पहले निवेदन कर चुका आप लोगों से, इसमें राशि भेद नहीं, चरण भेद नहीं है, इसलिए किसी राशि की 2 नक्षत्र है, किसी के 3 नक्षत्र है, इसके 3 नक्षत्र हैं। इसके राशि है मीन और स्वामी है गुरु। तो गुरु शुभ है, इसे शुभ कहती है, और ये प्रवेशी है, क्योंकि नीचे से बिंदु ऊपर तो जा सकता है, ऊपर से आगे नहीं निकल सकता, इसलिए दाखिल आकृति है, प्रवेशी आकृति है। यानी कोई आ रहा है, पैसा मिल रहा है आपको, तो रखा पैसा मिल रहा है, ये उसके लिए है। उसके बाद में 12वीं आकृति अत्वे खारिज, इसको संस्कृत नाम दिया हुआ है वक्र। अत्वे खारिज, खारिज का मतलब क्या हुआ? जाना। ये तो निर्गम की, क्यों कि देखिए इसमें तीनों बिंदु ऊपर है, ऊपर कोई रेखा नहीं है, अग्नि तत्व में इसका मार्ग रुका हुआ नहीं है, इसलिए ये हो गया खारिज, निर्गम। इसका स्वामी जो है राहु है, कोई राहु मानता है, कोई केतु मानता है, पर इसका स्वभाव जो है शनि शनिका रहता है, इसलिए अशुभ आकृति है। उसके बाद में 13वीं आकृति है नकी। ये नकी क्या है? नकी में क्या है? ऊपर बिंदु है, नीचे बिंदु नहीं है, इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह बिंदु है, यानी अग्नि तत्व की जगह भी, पृथ्वी तत्व, ये द्विस्वभा की हो गई। इसका स्वामी इसकी राशि वृश्चिक है, तो स्वामी मंगल है, तो अशुभ हो गई आकृति। ये है आकृति अत्वे दाखिल, इसका नाम है अत्वे दाखिल, और संस्कृत में इसका नाम है कवि। ये दाखिल है क्योंकि सबसे ऊपर रेखा है, नीचे बिंदु सब नीचे है, इसलिए दाखिल हुई। नीचे से अगर जाने पृथ्वी तत्व की जगह से बिंदु चले हैं तो प्रवेश कर सकती हो। अच्छा, और दाखिल के मतलब कोई आया आपके घर, मेहमान आया है, कोई पैसा आया है, पैसा रुका है, सब कुछ है, इसलिए उसको दाखिल बोलते हैं। दाखिल मतलब आना। और इसका स्वामी जो है शुक्र है, तो स्त्री ग्रह हुआ और शुभ हो गया, ये शुभ आकृति है, ये शुक्र है इसका स्वामी है, और ये है। उसके बाद 15वीं आकृति है। 15वीं आकृति मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें हमेशा 2 बिंदु होंगे, 2 रेखाएं होंगी, उनका स्थान कोई भी हो सकता है, यानी वो द्विसभा आगम भी हो सकती है, निर्गम भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, द्विसभा हो सकती है, तो वो कहलाती है बोधन। इसका अरबी नाम है साबित। इज्जत तमा भी है। साबित का मतलब होता है उर्दू में, साबित मतलब स्थिर, इज्जत तमा, इसका नाम है इज्जत तमा। इसमें गलत लिखा हुआ है, कृपया सुधार लें आप। साबित मतलब स्थिर, तो वो उसका स्वभाव बता दिया, उसका नाम नहीं लिखा, नाम है इज्जत तमा, लिख लीजिए आप। साबित कहते हैं उर्दू में स्थिर, स्थिर को साबित, और द्विसभा को बोलते हैं मुनक्लिब, आगम को बोलते हैं आमद, और खर्च को बोलते हैं खारी। ये 15वीं आकृति। 15वीं आकृति ध्यान रखिए, जब भी आप कुंडली बनाएंगे उसमें हमेशा 2 बिंदु होंगे, वो 2 बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। 1 बिंदु और 3 बिंदु यदि है तो समझ लो कि आपने कुंडली बनाने में कहीं त्रुटि कर दी है, उसको फिर से चेक करिए। यदि आपको समझ यदि गलती नहीं आती है तो प्रश्नकर्ता से फिर से आप पासे डलवाइए और दूसरी कुंडली बनाइए। इसको आप ध्यान से रखिए। इसका नाम मैंने चुगलखोर रख चुका है, आपकी चुगली कर देती तो आपने कुंडली भर ठीक से नहीं बनाई, तो ये आप ध्यान रखिए।
और एक बिंदु और 3 बिंदु की आकृतियां अशुभ कही जाती है। तो इससे यदि प्रश्न कोटि बनाने में यदि इस प्रकार की गलती होती है तो उसको आप सुधार लीजिए और फिर से आपको निकाल लीजिए। उसके बाद 16वीं आकृति जो होती है, ये 16 ये शीतांशु है, ये तरीखा है। तरीखा में चारों बिंदु है, ये पूर्णिमा के मालिक है ये, और यदि चारों रेखा होती तो अमावस हो जाती हो।